हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैंने कल आपको बताया था कि सॉइल और एग्रीकल्चर करेंगे, बट ये छोटा टॉपिक है जो मैं आज लेकर आई हूँ, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट मैंने एक बार पहले मैप्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिर्फ मैक्स मैप देख के, एटलस देख के आप कैसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ पर क्या बनता है क्या है। आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फैक्ट ओरिएंटेड होने वाला है, ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे लंबा ट्रेन रूट दुनिया में कौन सा है, 4 ऑप्शंस देंगे, सही आपको क्लिक करना है। उसके अलावा क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का। अब ठीक है, जब इंडियन ज्योग्राफी अपन करेंगे तो वहां पर भी सेम चीज आएगी, बट लेट्स अज्यूम कि अपन इंडिया का ही कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटल कितने किलोमीटर्स का है। 4 ऑप्शंस देंगे। बॉम्बे टू सॉरी मुंबई टू दिल्ली कौन सी एनएच लगती है, कौन सी नेशनल हाईवे है, नंबर क्या है और उसका कितना किलोमीटर्स है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की बात, लॉजिस्टिक्स की बात। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स की। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल के लिए फेमस इंडस्ट्रियल रीजन दुनिया में कौन सा है, तो राइन वैली। अब ये रटने वाली चीज है, इसमें समझाने का कुछ नहीं कर सकती, राइट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन दुनिया का कौन सा कंट्री नंबर 1 पे है। बैटरी सिस्टम्स, उसके अलावा जो आपके सिलिकॉन चिप्स वगैरह आती हैं वो, एवरीथिंग, हर टाइप की, क्योंकि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात कर रहे हैं। मैप में प्लेस करके देखेंगे, यस। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट। आज लाइक आई सेड बिफोर, समझाने का ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात नहीं है। कुछ पुरानी स्टोरीज हैं, कुछ हिस्टोरिकल अपन डेवलपमेंट्स देखेंगे, लेकिन वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, आई नो आपने पढ़ा है। 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस किया गया था। किस चीज ने एक्चुअली, वो कौन सा ट्रिगर था जिसने अमेरिका को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू ऑलरेडी नो दी स्टोरीज, लेकिन अपन इनको रिलेट करके देखेंगे और आज थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आई वुड सजेस्ट यू टू ओपन अ नोटबुक, और जो मैं बोल रही हूँ, स्पेशली जो फैक्ट्स आ रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, लेट्स बिगिन। एक्सप्लोरिंग ग्लोबल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। तो अपन इसमें 3 चीजें टेक्निकली देखने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स, दुनिया में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, कितनी हैं। कंट्रीज और स्टेट वाइज अपन देखेंगे, इंडस्ट्रीज कहां पर दुनिया में क्या बन रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपका होता है रोड, रेलवे, एयर, शिप, ठीक है। यही 4 ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स देखेंगे। आपके आरपीएससी के एग्जाम में इन्हीं 4 के ऊपर फोकस होता है। बहुत रेयरली कोई इंटरमिंगलिंग लॉजिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, और मैंने पिछले 4-5 सालों में तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा भी नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग कि यही 4 रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट आर द बैकबोन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इनेबलिंग ट्रेड, जॉब्स एंड इनोवेशन। लॉजिकल है, लॉजिकल है ना भाई। ग्लोबल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज का मतलब जहां पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, लोगों को जॉब मिली हुई है, वहां पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को रिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब होने वाला है। वहीं पर आपकी वेयर हाउसिंग और रिटेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी वहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये होता क्या है, ये अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही तो पुश देता है। मेक इन इंडिया क्या है, इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश है ना। तो मेक इन इंडिया ही क्यों, ठीक है, खरीद रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, जो छोटा मोटा आइटम बन रहा है, चल रहा है ना, सबका काम नहीं। बट आपको इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके जाना है, तो आपको इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। जो जो इनपुट लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा आजकल है ये, इफ यू डोंट इनोवेट यू विल लूज द मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को पुश करने के लिए इंडस्ट्रीज को पढ़ा जाता है, जिसमें ट्रेड, जॉब्स और इनोवेशन का मेन फैक्टर रहता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन्स आर क्लस्टर्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन थ्राइव ड्यू टू रिसोर्सेज, लेबर एंड मार्केट। ऑब्वियस सी बात है। क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, क्लस्टर्स का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, ऐसा झुंड होता है, ठीक है ना। ऐसी जगह होती है जो पूरे पूरे रीजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटे लेवल का एग्जाम्पल देती हूँ, रिको इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना। यही होता है क्लस्टर, इसमें हर तरीके की इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा टाइप की इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, इस तरह से आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स को क्लस्टर फॉर्म में इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि इंडिया का जो कोल इंडस्ट्रियल रीजन है, जो कोयला जहां पर बनता है, तो कोयला तो थोड़ा बहुत राजस्थान से भी निकलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रीजन का जब अपन नाम लेते हैं तो राजस्थान का नाम नहीं आएगा उसमें। ज्यादातर आपका पोर्शन आएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उस तरह के इलाकों का। और अगर आप उसको रीजन का नाम देना चाहते हो तो छोटा नागपुर प्लेटो बोलोगे, यही बोलते हैं। आयरन एंड स्टील का रीजन है कॉपर, माइका, यहां पर राजस्थान आ जाएगा, बिकॉज वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि कॉपर देश में कहीं और से नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, लेकिन आपके रीजन में सबसे ज्यादा
क्वांटिटी या सबसे ज्यादा डेंसिटी किस चीज की है, उसी के लिए इंडस्ट्रियल रीजन्स का क्लस्टर वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। प्रोडक्शन टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट माना जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास में रॉ मटेरियल से काउंट करते करते जो एंड प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो पूरी लाइन जिसको अपन असेंबली लाइन बोलते हैं, वो पूरी की पूरी लाइन आती है, इंडस्ट्रियल लाइन आती है। मैन्युफैक्चरिंग होता है वाइडर टर्म और प्रोडक्शन होता है एक नैरोअर टर्म, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों की बात हो रही है, जिसमें रिसोर्सेज, लेबर और मार्केट, इनकी जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इन सभी चीजों को लिंक कर दिया जाता है रीजन्स में, जहां पर गुड्स और पीपल आराम से, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंक्रीज या बर्डन ऑन द कॉस्ट मूवमेंट हो सकता है। किस चीज की मूवमेंट चाहिए आपको? ऑब्वियसली अभी गुड्स में रॉ मटेरियल्स भी आ जाएंगे, फिनिश गुड्स भी आ जाएंगे एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, तो गुड्स भी मूव होने चाहिए। उन गुड्स को बनाने के लिए जो इंसान लगेंगे वो भी तो मूव होने चाहिए, है ना। रोबोटिक हो गई है सारी की सारी इंडस्ट्रीज, उन रोबोट्स को काम कराने के लिए भी तो इंसान चाहिए, कंप्यूटर पे कोई तो बैठेगा। ठीक है, तो गुड्स और पीपल, इन दोनों का मूवमेंट भी एफिशिएंट होना चाहिए। यहां पर आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की जरूरत आती है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल जीडीपी का। इस तरह के सिस्टम्स कौन से, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स में जो आपको लॉजिस्टिक्स का सिस्टम होता है, ग्लोबल जीडीपी का 16 से 20% इन्हीं से चलता है। बिलियंस ऑफ जॉब्स इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और एनवायरमेंटल चैलेंजेस में भी बहुत बड़ा इनका एक कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशंस। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टोन एज में जब इंसान रहते थे तो कार्बन एमिशंस होते थे क्या? होंगे नहीं ना, बिकॉज देयर वाज नथिंग बर्निंग। जो भी हो रहा है नेचुरल हो रहा है, तो जो नेचुरल कार्बन साइकिल है वो तो वैसे ही चलनी है। लेकिन अगर कार्बन साइकिल में कार्बन साइकिल में ही बहुत एक्स्ट्रा कार्बन अगर आप रिलीज करने लग जाओगे तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो टेक्निकली नेचुरल अर्थ फिनोमेना है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और इसकी स्पीड ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन से बढ़ी है। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करने वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं ये तो नेचुरल है। हाँ, साइकिल नेचुरल है, लेकिन साइकिल की इंटेंसिटी और उसकी स्पीड ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ रही है। इधर देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। ध्यान देना मैप्स के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज मैप से ज्यादा समझ में आएगी, और समझ में ही नहीं आएगी, सिर्फ मैप से याद भी होगी। ओके, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कहलाते हैं। रिसेंटली हमने चाइना को भी डेवलप होते हुए देखा, और चाइना डेवलप्ड है। ठीक है, उसको एमर्जिंग पावर बोल रहे हो, जैसे इंडिया को बोलते हैं ये लोग मिडिल पावर बोलते हैं, एमर्जिंग पावर भी नहीं बोलते। एमर्जिंग तो हो रहा है लेकिन मिडिल पावर है, मतलब इंडिया चाहे वो कर भी तो सकता है, लेकिन इंडिया को चाहे तो दबाया भी जा सकता है। चाइना के साथ में अब ये मिडिल पावर या एमर्जिंग पावर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते। चाइना इज अ फुल ब्लोन वर्ल्ड पावर। ठीक है, तो चाइना में इंडस्ट्रियल रीजन्स देखो, दो है यहाँ पर कैटेगरीज। एक तो ये ब्राउन कलर का शैडो एरिया दिख रहा है, ठीक है ना, दिस होल यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोनाको, फ्रांस, लेकेनस्टाइन, चेक रिपब्लिक, और ये बेलारूस के आसपास यूक्रेन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, जॉर्जिया, ये कंट्रीज। इसके अलावा आपका पूरा जापान इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और ये शंघाई, सिंगापुर, ये इलाके हो गए। ठीक है, ये है मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स, और यही है मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स भी। लॉजिकल है ना। अमेरिका ज्यादा डेवलप किया है वाली बात है, यूरोप ज्यादा डेवलप किया है, जो ईस्टर्न और ईस्ट साउथ ईस्टर्न रशिया है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव। और चाइना के दो रीजन्स हो गए, मंचूरिया रीजन का सदर्न पोर्शन जो है वो, और आपका इसमें यहाँ पर ना टेक्निकली कोरिया भी होना चाहिए, तो साउथ कोरिया है वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड होना चाहिए, बट ठीक है। और जापान हो गया। साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, इंडस्ट्रियलाइज नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ये है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन इसमें अपन एग्रीकल्चर को काउंट नहीं करते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर काउंट नहीं होता है, सिर्फ सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वार्टनरी होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं काउंट होती हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद में है अदर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। अब अदर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में एक तो आपके अमेरिका में है सियाटल, वॉशिंगटन स्टेट, दूसरा है कैलिफोर्निया,
जिसमें लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और लास वेगस, नहीं लास वेगस नहीं आता है, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और एक और सिटी है मैं भूल रही हूँ, वो आता है। यहाँ पर आपका लास वेगस आ गया, मेक्सिको में मेक्सिको सिटी आ गया। ये पूरा ईस्टर्न बेल्ट ऑफ एपेलेशंस अमेरिका का कवर हो जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में अगर अपन आएंगे तो यहाँ पर ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, और बड़ा कौन सा कंट्री सिटी है, साओ पोलो, रुको एक और है जहां पर वो क्राइस्ट द रिडीमर की फोटो, वो मूर्ति है। ओ माय गॉड, अभी मुझे आ जाएगा, आगे देखते हैं। दिस इज नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अर्जेंटीना। ऐसा यहीं पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है पेटागोनिया डेजर्ट। डेजर्ट में तो इंडस्ट्रियल रीजन नहीं हो सकता है ना। हाँ हाँ, और ये है चिली, चिली की कैपिटल वगैरह है जस्ट साउथ ऑफ एटाकामा डेजर्ट। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज हैं। साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग वगैरह हो जाएंगे, और उसके अलावा जो ड्रैकेंसबर्ग का जो सदर्न पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, इसका जो भी सदर्न पोर्शन है वो सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पर पोर्ट सिटीज ज्यादा हैं, और ये एंशियंट टाइम से डेवलप भी हैं, स्पेशली मिडिवल एरा में। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां से एक्चुअली ब्रिटेन, पोर्चुगल, स्पेन, ये सारे के सारे ट्रेडर्स आके पोर्ट करते थे, ठीक है ना, पोर्ट ऑफ कॉल बनते थे, बहुत पुराने पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं, और इनके बाद में ही यहाँ से उन्होंने भारत की खोज करी थी, ऑस्ट्रेलिया तक गए थे। यही वो जगह है, जो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह गए थे वो यहीं से रुक रुक के जाते थे। तो दीज आर एक्चुअली मिडल सिटीज, जो मतलब लगभग 400-500 साल पुराने शहर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिपिंग के लिए डेवलप करे हुए हैं। यहाँ आते हैं इजिप्ट। ऑब्वियसली बात है कि नाइल डेल्टा बनता है यहाँ पे, तो नाइल के पास में ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पानी के पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेगा, वो भी फ्रेश वाटर रिवर्स जो हैं, ओके, लेक्स नहीं, रिवर्स। दिस फ्रांस का साउथ का पोर्शन और स्पेन का नॉर्दर्न पोर्शन, इनको ठीक से देखेंगे, राइट, द होल प्लेस। इसमें लगभग पूरा जर्मनी, पूरा का पूरा जो जर्मनी का सदर्न पोर्शन है, स्विट्जरलैंड वगैरह, वो फ्रांस, यूके, इसके अलावा जो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इटली है वो ये पूरा कवर हो जाता है। ओके, यहाँ पर ही आपके नेदरलैंड्स भी आ जाएगा, ब्रसल्स वगैरह सब यहीं पर हैं, यहीं पर आ जाएंगे सारे के सारे, डेनमार्क वगैरह भी सब यही है। दीज आर हाईली हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जहां पर साल की जो पर हेड, नहीं साल की नहीं, पर मंथ की जो पर हेड आपकी पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया में नंबर 1 है, राइट। इसके बाद में ये डॉट्स दिख रहे हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इनके अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रिगर हुआ था वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, एंड यस बोथ वर्ल्ड वॉर्स, बट ज्यादा इन्होंने कमाई करी थी हथियार बेच के, दोनों तरफ को हथियार बेचते थे, एक्सेस पावर्स को भी और एलाइड पावर्स को भी, और क्या करते थे, मस्त पैसा कमाते थे। और यहाँ पर ज्यादातर आपको वेपनरी मिलेगी, ठीक है ना, जिसको अब इन्होंने जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो सप्लाई चेन वगैरह साइकिलिंग होती है वहां पर उसको उसमें तब्दील कर दिया है। बट यस, वेपनरी ज्यादातर यहीं डेवलप हुई थी। रशिया, ऑब्वियसली बात है, यहीं पर आपका यूक्रेन वगैरह भी आ जाता है ना, बढ़िया, ये अपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया का मैप गलत मत दिया करो मुझे। अक्सा चीन एंड आजाद कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एनीवे, गुजरात, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये चार आते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, अभी भी इंडिया में कोई रीजन क्रिएट नहीं हुआ है, रेको बना लेते हैं उसी में खुश हो जाते हैं, सेज बना देते हैं उसमें टॉप न्यूज जाती है साल की, लेकिन रीजन नहीं है इंडिया में एक भी, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं चाइना के ऊपर, देख लिया है, चाइना के 2 मैंने रीजन बनाए थे, इसके अलावा पूरा जापान और ऑस्ट्रेलिया में। ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे एरिया में कुछ भी क्यों नहीं है, इससे पहले कि मैं बताऊं कमेंट्स में बता दो, इस पूरे एरिया में कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे है डेजर्ट्स। मुझे ऑस्ट्रेलिया के कोई 2 डेजर्ट्स का नाम कमेंट में बताना, ठीक है। दिस इज पर्थ, दिस इज बॉन्डाई, और इसके बाद में यहाँ पर ही आपकी कैपिटल वगैरह, कैनबेरा वगैरह, सिडनी वगैरह सब यहीं पर है। ये समझ में आ गई चीज, ये याद करनी पड़ेगी। अभी तो अपन ने देखा है कि कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है। इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स में, फर्स्ट वर्ल्ड रीजन्स को देखना, जो डार्क डार्क रेड है, अमेरिका, अलास्का हो जाएगा, ब्राजील नंबर 2 पे आता है, यस ब्राजील नंबर 2 पे आता है। अमेरिका जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पे भी नहीं है। इसके बाद में है आपका कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, यूरोप, रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है आपका नंबर 3 पे अर्जेंटीना, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, पैराग्वे, ये सब आ जाएंगे, चिली आ जाएगा,
उसके बाद में आपके पास में पोर्चुगल आ जाएगा, सेंट्रल यूरोप आ जाएगा, आयरलैंड आ जाएगा, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आ जाएंगे। आपके पास में ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार वगैरह आ जाएंगे, इजिप्ट आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया आ जाएंगे, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, व्हाइट में होना चाहिए पाकिस्तान को लेस देन $1 होना चाहिए। और हाँ ठीक है, कैम्बोडिया वगैरह आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गुड, राइट। मैप्स ऐसे ही करने पड़ेंगे मैम। कंट्रीज याद करने हैं क्या? हाँ जी, कंट्रीज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कंट्रीज याद नहीं करोगे तो चीज नहीं समझ में आएगी। इंडस्ट्रियल रीजन्स किसको कहते हैं? ऐसे ज्योग्राफिक एरियाज होते हैं जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज एंड स्किल लेबर मिलता है, जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ही स्पेशलाइज्ड भी हो। इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि ऐसे सेक्टर्स जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हो रही है? सामान की हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है यहाँ पे, जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स मिले, एनर्जी मिले, मार्केट भी वहीं अवेलेबल हो, लेबर भी अवेलेबल हो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अनुकूल हो। हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप और यूके में स्टार्ट हुआ था बाय द एंड ऑफ 16th एंड दैट लास्टेड टिल मिड 19th सेंचुरी। ये 150 साल ऐसे थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और जिसको हम एंड ऑफ मिड 19th सेंचुरी जिसको बोलते हैं कि 1850s 1860s का इलाका टाइम पीरियड जो है, यू बोलते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अपने पीक पे था। उसी को हिस्टोरिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यानी कि टिल मिड 20th सेंचुरी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर एशिया का है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये यूरोप का है और अमेरिकाज का है। ये वाला पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यानी कि मिड 20th सेंचुरी 1950s 1960s वाला, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एशिया का शुरू हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजंस जरूरी हैं, यानी कि आपके पास में पोर्ट होने चाहिए और फ्रेश वाटर रिवर्स होनी चाहिए, चीप लेबर होनी चाहिए। उसके अलावा कॉलोनियल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये चीज लागू होती है यूरोप के ऊपर। यूके ने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फंड किया इंडिया की लेबर और इंडिया के रॉ मटेरियल्स से लेके, और फिर फिनिश गुड्स अपने यहां बनाते थे और इंडिया के ही मार्केट में उसको मार्केट प्राइस पे बेचते थे। देयर इज अ रीजन वी वर पुअर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हिस्टोरिकल रीजंस, अब ये हिस्टोरिकल रीजंस सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियलिज्म के टाइम का हिस्टोरिकल रीजन है। सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है, जैसे चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है। इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकेला दुनिया की 14% वर्ल्ड पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। इनोवेशन मिलता है, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको आपको इंप्रूव ही करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया बनाना है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आपको इंप्रूव करना है। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज से पोल्यूशन होता है और इनइक्वालिटी होती है। जिसकी जॉब लग जाएगी उसका स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा। जिसकी जॉब नहीं लग पाती है, चाहे फैक्ट्री की क्यों ना हो, वो हैंड टू माउथ होता है, उसमें अपन को इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अनदर मैप फॉर यू टू रिमेंबर कि वर्ल्ड रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स को कैसे देखा जाता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, ये आपको क्रीम कलर का नजर आ रहा है बेल्ट, आई थिंक, हाँ दिख रहा ना। क्रीम कलर का जो पोर्शन है, दिस होल पोर्शन देखना, जो मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ये बेल्ट और ऑब्वियसली ये बेल्ट, ये है वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बेल्ट। और इंडस्ट्रियल रीजन, ये जो ब्लैक आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, इसमें, और ये मैप है 2023 का लास्ट अपडेटेड, 2024 तक इसी मैप को एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसके बाद में कोई ऐसा कोई नया मैप आया नहीं है कि भाई ये कुछ नया ही बन गया हो। ठीक है, ये हो गया, राइट। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, पीटर्सबर्ग, यूराल माउंटेन्स, कैसबॉस, ये सब अपन रशिया का इलाका देख चुके हैं। फरगना वैली, ये आपके अफगानिस्तान का जो टॉप वैली है, जहां पर ताजिकिस्तान वगैरह की बॉर्डर लगती है। कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज वहां पर, रॉ मटेरियल्स, एनर्जी के लिए है वहां पे। उसके अलावा आपके पास में चाइना है, दिस होल पोर्शन, मंचूरिया रीजन, बीजिंग वगैरह, जापान हो गया, यहाँ पर मैनिला हो गया। मैनिला क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है। यस, आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। गंगा वैली, मुंबई, हाँ चेन्नई, जावा सुमाट्रा आइलैंड में मिलेगा, कैनबरा, और आपको सिडनी, पर्थ, इन जगहों पे भी मिलेगा। थोड़ा बहुत मेलबर्न में भी आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेगा। डर्बन और केप केप कैनावरल, केप हॉर्न नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। केप हॉर्न में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जनरली पोर्ट्स का है। ठीक है, नायरोबी वगैरह यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। इसके अलावा बोगोटा वगैरह, इक्वाडोर, लीमा, ये सब कैपिटल्स के आसपास का मामला है। ठीक है ना। कोकोस, ये वेनेजुएला की कैपिटल,
बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल, बहाई कोस्ट साउथ ईस्ट ब्राजील, ये सारा का सारा बुएनस एयरेस के पास में आपको मिलेगा जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। मेक्सिको सिटी के आसपास आपको मिलेगा जो कि मेक्सिको की कैपिटल है, ठीक है ना। और ये इलाका सूडान का नॉर्थ पोर्शन, मोरक्को का नॉर्थ पोर्शन पूरा लगता हुआ आपको वेस्टर्न सहारा कंट्री के अंदर जाता हुआ आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल प्लेसेस, हाँ जी, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। पीपीटी आपको वेबसाइट के, सॉरी, आरएस ओनली की ऐप डाउनलोड करोगे। आरएस ओनली की ऐप के ऊपर जो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं उसमें मेरा ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी के सेक्शन की आपको हर क्लास के साथ में एक अटैच्ड पीडीएफ मिलेगी। ये सब मैप्स वहां से मिल जाएंगे। और ये बोर्ड में हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा ब्लर हो रहा है, अदरवाइज ये क्लियर मैप्स हैं। तो आप फोन पे पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे ना जूम करके, तो इट्स क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। चाइना का पर्ल रिवर डेल्टा ये इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है जहां पर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब एरिया उसी को बोलते हैं। यांगजी रिवर का डेल्टा जो है वहां पर भी चाइना में शंघाई सेंटर्ड एरिया है जिसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जर्मनी का रूर वैली जहां पर स्टील, केमिकल्स और हिस्टोरिकली कोल निकाला जाता था। अभी जब जर्मनी का सॉरी अभी जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गया तो जर्मनी ने बोला कि भैया हम नहीं खरीदेंगे रशिया से गैस। तो फिर गर्म कैसे करोगे अपने कमरों को, अपने घरों को? हम कोयला जला के गर्म करेंगे। कोयला तो तुम लोगों ने काफी टाइम से एक्सकेवेट किया ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ खदानें बंद हो गई हैं। वापस से वहां पर कोल की माइनिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो कोल है जर्मनी में, राइट। उसके अलावा ये मैप अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे, इधर देखते हैं। मिडवेस्ट यूएस में डिट्रॉइट है। डिट्रॉइट वो जगह है जहां से एमिनेम आते हैं। गाने सुने? नो, रैप नहीं सुनते, इंग्लिश रैप? तो एमिनेम ही इज द मोस्ट फेमस, द टॉप, एंड यू कैन नॉट बीट हिम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, तो ही इज द रैप गॉड, ही ट्रूली इज द रैप गॉड। तो ही इज फ्रॉम डिट्रॉइट। वहां पर ऑटोमोबाइल और मशीनरी की इंडस्ट्रीज हैं। सिलिकॉन वैली यूएस में टेक, सेमीकंडक्टर्स और इनोवेशन ड्रिवन जो इंडस्ट्री होती है, जितनी भी आपकी इंटरनेट रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, वो सारी की सारी सिलिकॉन वैली में है। टोक्यो, योकोहामा, जापान, ये मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। ब्राजील के साओ paulo में ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और एक इमर्जिंग मार्केट भी है। तो अगर इमर्जिंग मार्केट है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ टेक एंड फूड प्रोसेसिंग तो है ही, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ टेक एंड ऑटो, अच्छा ऑटो भी है, राइट। इन द फील्ड ऑफ टेक आप यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्केट जो होता है ना, सबसे पहले अपनी दो चीजें सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, पहली खाना, दूसरा ट्रैवल, ठीक है, बढ़िया। गोटेंग जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है जहां पर माइनिंग और स्टील इंडस्ट्री पाई जाएगी। आपको रशिया के यूराल रीजन में, जहां पर यूरल माउंटेन्स हैं, वो सारी सारी रशिया में ही आती हैं। यहाँ पर हैवी मशीनरी और मेटल्स होती है और सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन यहीं पर है दुनिया में। रशिया जितना डिफेंस के प्रोडक्शन में और इनोवेशन में पैसा लगाता उतना कोई नहीं लगाता। मैं अमेरिका की नहीं, अपन बजट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन एफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एबीसीडी रीजन जो है ब्राजील का, ऑटोमोबाइल, केमिकल नियर साओ पोलो। इसका नाम एक्चुअली स्पेनिश में है और वो सिंबल्स में है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, सॉरी, राइट। इस मैप पे आते हैं। ये यूरोप का है, सेंट्रिक यूरोप में है। यूनाइटेड किंगडम में टेक्सटाइल और स्टील में डोमिनेट किया 19th सेंचुरी को। इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन हो गई हैं, लेकिन आज भी कंट्री इंटरनेशनली बहुत इन्वेस्टमेंट और हाईटेक इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर रहा है। मिड राइन वैली, दिस इज यूके, राइट। तो ग्लासगो, न्यू कैसल, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का कपड़ा, राइट, हाँ। बर्मिंघम, लिवरपूल, लंदन और ये सारे इलाके हैं, राइट। तो ये हो गया यूके। ये मिड राइन वाला पोर्शन जो है यहाँ है, इसमें फ्रैंकफर्ट वगैरह आ जाएगा, स्टटगार्ट आ जाएगा आपका। ये सब पोर्शन जो है ये यूरोप का सबसे ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें की हाई वैल्यू गुड्स बनते हैं, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, और इसके लिए यूज होता है स्किल्ड लेबर। हिटलर की फेवरेट कार का क्या नाम था? फॉक्सवैगन बीटल, वो यहीं से जन्मी है। लैम्बोर्गिनी, यहीं से जन्मे हुए हैं ये, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, सिलेसिया, यूरोप का सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि 21st सेंचुरी से बन रहा है, यानी कि 2000s की बिगनिंग ही हुई है। यहाँ पर सिंस हाँ, यहाँ पर पहले कम्युनल वो थी, सॉरी, कम्युनिस्ट कंट्री थी ये। दिस वाज अ कम्युनिस्ट एरिया। और इसी का एडवांटेज लिया गया कि भैया ठीक है, लो पेड वर्कफोर्स है, क्योंकि कम्युनिज्म से आपको इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, कम्युनिज्म से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, कम्युनिज्म से आपको रिचेस नहीं मिलेगा। तो कम्युनिस्ट क्या देंगे आपको? लो लेवल स्किल्ड लेबर दे देंगे। स्किल्ड मतलब उनको स्किल सिखा दो तो स्किल लेबर हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर लेबर होती है और बिल्कुल लो पेइंग जॉब्स वो कर सकते हैं। कुछ और नहीं आता उनको तो क्या करेंगे, राइट। उसके बाद में पो बेसिन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में आपको इलाका मिल जाएंगे। इन दोनों जगहों पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और
बार्सिलोना वगैरह के इलाके में आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे मोटर व्हीकल प्लांट्स, ठीक है। दिस प्लेस डोनेट्स्क, ये वही है लोहांस्क डोनेट्स्क जहां पर अभी यूक्रेन में रशिया ने अटैक कर रखा है। तो डोनेट्स्क और लोहांस्क अब टेक्निकली रशिया ने जीत लिए हैं, तो अब दुनिया बस वर्ल्ड मान ही नहीं रही है नया मैप, बट इट्स अंडर रशिया नाउ। तो डोनेट्स्क में सबसे ज्यादा दुनिया के कोल रिजर्व्स हैं, धरती पे सबसे ज्यादा कोयला डोनेट्स्क और लोहांस्क में ही मिलता है। वोल्गा, इसी नाम से रशिया में एक रिवर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने पहले बताया था, रिवर्स और पोर्ट्स के पास में सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेगा। रशिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फील्ड्स यहीं पर हैं। कुनेत्स्क रशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट है, यूरल माउंटेन्स के ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल और आयरन ओर मिलेगा। यूराल्स में ही आपको सबसे ज्यादा मशीनरी, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील और मेटल फैब्रिकेटिंग के प्लांट्स मिलेंगे, यहीं पर होता है। मॉस्को में दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है, कंट्री की कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर शिप बिल्डिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज जो रशिया की नेवी को हेल्प कर सके किसी तरीके से, उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है। राइन और रूर वैली मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर कोल है, रोटरडैम के पास में सबसे यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट भी है, और इसके अलावा यहाँ पर आयरन एंड स्टील की रहा, तो मैं सोचू मैंने पढ़ा था, पता नहीं कहाँ लिखा रह गया, आयरन एंड स्टील है, ठीक है। तो ये पूरा मैप, यस, ये यूरोप सेंट्रिक है, क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स और पुराने इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स यूरोप में ही हैं, ठीक है ना। यूरोप में एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट नील के आसपास ही है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल जिनका इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अमेरिकाज में अभी भी आपको एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेन जॉब्स मिल जाएगा, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिल जाएगा। तो अमेरिका का मैंने मैप नहीं लगाया है, ये अपन कर चुके हैं लिस्ट। दुनिया की टॉप ग्लोबल सेक्टर्स बाय रेवेन्यू, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो टॉप 20 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, $6,518 बिलियन ईयर, और ये 2024 का मार्केट कैप का बता रही हूं मैं। इंटरनेट कंटेंट और इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में आता है फोर्थ रैंक पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ड्रग्स, उसके बाद ड्रग्स का मतलब यहाँ पर ड्रग्स ड्रग्स नहीं है, हेरोइन और कोकेन की बात नहीं हो रही है, दवाइयों की बात हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेट रिटेल, उसके बाद में आता है बैंक्स का डाइवर्सिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इंश्योरेंस डाइवर्सिफिकेशन है, ऑयल एंड गैस है, क्रेडिट सर्विसेज है, बायोटेक है, और उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा ये हो गए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हो गए, बैंक्स का रीजनल एरिया हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज, डिस्काउंट स्टोर्स, ये सारे के सारे। अब ये रैंक वाइज है, तो एटलीस्ट टॉप 3 टॉप 4 आपको याद होने चाहिए। ये नंबर्स अगर नहीं भी याद होते तो ये याद होना जरूरी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाय रेवेन्यू कौन सी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉप 4 टॉप 5 आपको पता होने चाहिए, राइट। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद में ऑटोमोटिव कार्स वगैरह आ जाती हैं, उसके बाद में आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 1 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 600 बिलियन डॉलर्स, ये डॉलर्स में बात हो रही है। ऑयल एंड गैस एनर्जी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है साल की। फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सारी आपकी आ जाएगी। रिटेल की ई कॉमर्स वगैरह सब यहाँ आ जाएंगे 7th रैंक पे। 8th रैंक पे बैंकिंग एंड फाइनेंस। रैंक्स गाइज, रैंक्स याद करनी पड़ेंगे, टॉप 10 रैंक्स में लेकर आई हूँ, और ये लास्ट मार्केट कैप के हिसाब से मैंने ये नंबर्स निकाले हैं। ये नंबर्स हो सकता है आपको वेरी करते हुए देखें, बिकॉज कंट्री की इकोनॉमीज जो होती हैं, कंट्रीज की जो इकोनॉमिक होती है, वो सीजन पे भी वेरी करती है। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो इकोनॉमी क्या होती है, डिप करती है। एग्रीकल्चर में भी आता है, किसी दिन अगर बहुत ज्यादा, किसी दिन नहीं सॉरी, किसी साल बहुत ज्यादा ड्राउट वगैरह की कंडीशन हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होगा, डिप करेगा, और अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिप करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह पे भी डिप आएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कम प्रोडक्शन होगा तो कम सप्लाई होगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड तो उतनी ही है, तो डिमांड के कारण प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा, अगेन इकोनॉमी को डिप मिलेगा। तो ये कुछ कुछ आगे पीछे नंबर्स हो सकते हैं, बट मोटा मोटी इसी के आसपास रहता है। बायोटेक और लास्ट में एरोस्पेस। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट और रीजन। लेटेस्ट टेक के हिसाब से हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं, जिसमें एआई और ऑटोमेशन का फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, रोबोटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन हो रहे हैं, यानी कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर आ रहे हैं। अब कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं एनर्जी के, कोल हो गया, ऑयल हो गया, इनको बर्न करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है, राइट, उससे टरबाइन चलती है, उससे पानी उबलता है तो उसकी वेपर चलती है, वेपर चलती है, स्पीड मिलती है, उससे टरबाइन हिलती है, टरबाइन घूमेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसको अपन चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। यही प्रोसेस होता है। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन लास्ट मेरे को प्रोसेस ऐसे ही याद किया हुआ है, तो कम से कम मैं स्कूल टाइम में मुझे याद है कि कम से कम डायग्राम तो बना सके अपन। एनीवे, और मार्क्स अच्छे आ जाते थे बिकॉज डायग्राम की जरूरत होती थी। हम रीशोरिंग के पास जा रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन वापस लेकर आ रहे हैं यूरोप और यूएस में,
क्योंकि सप्लाई चेन के इश्यूज हो गए। अब सप्लाई चेन के इशू सबसे ज्यादा सप्लाई चेन के इश्यूज किसने खड़े किए हैं दुनिया में? ये चाइना के काम है, ठीक है, राइट। तो प्रोडक्शन जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ जा रहा है। अमेरिका खुद अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन करना चाहता है, और ये बहुत ही ज्यादा हंसी उड़ाने वाली बात है, बिकॉज अमेरिकन अब प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, ठीक है, ओके। वहां पर वो लेबर ही नहीं बची है, और लेबर के लिए आपको इमिग्रेशन को अलाउ करना पड़ेगा, इमिग्रेशन के आप खिलाफ हो रखे, तो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन, इधर कुआ उधर खाई वाली बात है। डेटा सेंटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेमीकंडक्टर बूम आ रहा है, क्योंकि एआई की यही डिमांड है। क्लीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी। एमर्जिंग इंडस्ट्रियल सनबेल्ट जो है वो इंडिया, ब्राजील, इजिप्ट को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी बनती है। सन बेल्ट दिख रहा है, सन, यहाँ पर धूप पड़ती है। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले कंट्रीज जो हैं इनको सन बेल्ट बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल सन बेल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रीजन क्यों है? अब ये सप्लाई चेन के इश्यूज क्यों आए? बिकॉज यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, उसके बाद में कोविड के बाद में कोविड के बाद में चाइना के ऊपर बहुत सारे लॉकडाउन वगैरह लगे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुए, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्यादातर कंट्रीज को 2050 तक नेट जीरो होना है। इंडिया का टारगेट क्या है? नेट जीरो। इंडिया को नेट जीरो कब होना है? कमेंट्स में लिखेगा कोई? 2070 में इंडिया को नेट जीरो का टारगेट कंप्लीट करना है, और हमारी 50% एनर्जी, हमारा टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी में हो जाएगा 50%, वो था टारगेट 2030 का। इस टारगेट को हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? जुलाई 2025 में ही कर चुके हैं। आगे चलते हैं, टेक एडवांसेस इंडस्ट्री 4.0, जिसमें कि एआई और डिजिटल ट्विंस के बारे में बात की गई है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जब आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जाओगे, ग्रीन टेक पे जाओगे, तो एमिशंस को रिड्यूस कर दोगे, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हाईटेक जॉब्स क्रिएट होंगे, वर्कफोर्स रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, और वर्कफोर्स जो नहीं आ रही है वो ऑलरेडी स्किल्ड आपको बना के देनी ही पड़ेगी। चाइना इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी डोमिनेट करता है विद 27% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज व्हाट इंडस्ट्री 4.0 इज। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है इंटरनेट। सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, उसी से रिलेटेड सारे होते हैं। देखना, ऑटोनोमस रोबोट्स, रोबोट कैसे काम करेगा, हाँ, सिमुलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डायरेक्ट प्री में, यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक 2018 का या 2017 का एग्जाम था, 2019 का नहीं था, जो 2019 में मैंने देके पास किया था, 2019 में थे। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था जब मैंने बाद में सॉल्व किया था घर आके कि क्या हो रहा है, कैसे पेपर्स आए हैं। आई डिड नॉट अटेम्प्ट दैट ईयर्स एग्जाम, तो आई थिंक 2017 या 2018 की बात है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वापस आ रहा है सर्कुलेशन में, ओके। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है थोड़ा सा। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्या है ये? वर्चुअल रियलिटी, वीआर, और बिग डाटा, ये सारे के सारे इंडस्ट्री 4.0 इंटरनेट से ही रिलेटेड है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है सिल्क रूट का एग्जाम्पल। अब अपन आ गए हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे आ गए हैं, सिल्क रोड का आपके सामने रूट अवेलेबल है। ये था मिड 7th सेंचुरी से लेट 11th 12th सेंचुरी तक, ठीक है। तो सिल्क रूट कहां से स्टार्ट होती है? बीजिंग से स्टार्ट करते हैं, और वेलेंशिया जो कि स्पेन में पाया जाने वाला शहर है, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और खत्म कर देंगे। बीजिंग से सामान आएगा शेंगेन, शेंगेन से आएगा दुहांग, दुहांग से तुर्पान, तुर्पान से आक्सू, आक्सू से कशगार, कशगार से समरकंद, समरकंद से नीसा, नीसा से बगदाद, बगदाद से अंटोक, अंटोक से अपन समंदर के रास्ते होते हुए, मेडिटेरेनियन सी के रास्ते होते हुए वेलेंशिया पहुंचा देंगे। एंटॉक से ही रोम जाएगा, एंटॉक से ही वेनिस जाएगा, एंटॉक से ही अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल में जाएगा, और एंटॉक से ही अलेक्जेंड्रिया और सुएज तक आएगा। अलेक्जेंड्रिया, इसलिए अलेक्जेंड्रिया क्यों फेमस है? हिस्ट्री में एक कहानी सुनी होगी, जैसे हमारे यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, तो महीनों तक वो जल रही थी यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल था दैट इट टुक टाइम टू बर्न ऑल ऑफ इट, ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी था, जिसको लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है। तो वहां पर भी आई रिमेंबर कोई रोमन राजा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट किंग। हम हमारे यहाँ बख्तियार खिलजी को याद कर ले, वही बहुत है कि क्या किया उसने। खैर, तो देयर वाज दिस रोमन किंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसने लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को बर्न किया था, एंड दैट लाइब्रेरी बर्न फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एट अ टाइम। और दुनिया की पता नहीं कितनी ही नॉलेज हम इन नालायकों के कारण खो दिए। एनीवे, ठीक है, आ गए अपन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन ऑफ सिल्क रूट। अब ये दिख रहे हैं, ये कैमल्स बना रखे हैं,
वही तो तरीका था उस जमाने में ट्रैवल करने का, ठीक है। और यहाँ पर शिप से हो रहा है, मुंबई और चर्च अड्डा तक आ रहा है। इसके अलावा कुताइसी हो गया, दूरा यूरोपास हो गया, हेक्टमोलिपिस हो गया, टायर हो गया, मर्व हो गया, बल्क हो गया, ठीक है। अब ये जो शहर हैं, एक शहर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रूट का अंदाजा होना चाहिए कि रूट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेन सिल्क रोड कौन सा है, सिल्क रोड की ब्रांचेस जो हैं वो कौन सी हैं। उसके बाद में ट्रेड रूट्स भी इसके अंदर जुड़ जाते हैं, डेस्टिनेशन सिटीज अलग हैं और रूट सिटीज अलग हैं। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है दुनिया की एयर रूट्स। अब आगे जो नेक्स्ट एक दो मैप्स आएंगे ना, उसमें आपको थोड़ी सी निराशा भी होगी, क्योंकि एक्चुअली इंडिया का वहां पर रोल आपको दिख जाएगा कि कितना ही है ना। तो एक टाइम था जब सोने की चिड़िया थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे लगता है घायल चिड़िया है, और वो भी बिल्कुल बिना पंख वाली। राइट, इधर ध्यान देते हैं। ये है वर्ल्ड के एयर रूट्स मोस्ट पॉपुलर, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है। दुनिया की 90% ट्रेड सी रूट से होती है गाइस, एयर रूट से नहीं होती है, रेलवे रोड से नहीं होती है, सी से होती है, समंदर से होती है। समंदर का भी मैं मैप दिखाऊंगी, बट ये है एयर रूट्स। आपको कुछ मेजर सिटीज का पता होना चाहिए, मेजर रूट्स का पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बिजी रूट्स जो है दुनिया की, ये हैं एयर रूट्स में भी, ठीक है। इसमें टूरिज्म काउंट नहीं किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन टूरिज्म में भी हेल्प करता है, बट टूरिज्म काउंट नहीं किया हुआ है। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से मैप्स देखे थे, ढूंढे थे, तब वैसे ही लगाया है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड। ये 3 रेलवे लाइंस हैं, और ये धरती पर सबसे लंबी कंटिन्यूअस रेलवेज हैं, ठीक है। तो इनको देखना है। एक तो ट्रांस साइबेरियन है, ये ट्रांस साइबेरियन वाली यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, व्लादिवोस्टॉक से। व्लादिवोस्टॉक से आते आते ये सेंट पीटर्सबर्ग पे जाती है। ये है 5772 किलो माइल्स लंबी। उसके बाद में आती है आपकी मॉस्को टू बीजिंग। तो मॉस्को से आप ला रहे हैं बीजिंग, ये भी ये चाइना में आता है। तो मॉस्को से ही, मॉस्को के पास में सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां से स्टार्ट होती है ट्रांस साइबेरियन। और ट्रांस साइबेरियन का मतलब सिर्फ साइबेरियन इलाके में, यानी कि सिर्फ रशिया की ही रेलवे लाइन है, जो कि व्लादिवोस्टॉक में आके खत्म हो जाती है। और फिर है मॉस्को, मॉस्को से आती है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से आती है चाइना के अंदर, और चाइना का यऊ शहर जो है वहां पर आकर एंड हो जाती है। दिस इज सॉरी, मॉस्को से आती है, रशिया में ही रहती है, रशिया से मंगोलिया के को काटते हुए चाइना में आती है और बीजिंग में रुक जाती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मॉस्को से बीजिंग 4340 मील लंबी, सबसे लंबी धरती के ऊपर 2 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई रेलवे लाइन है। चाइना से यूरोप ब्लॉक ट्रेन 8100 माइल लंबी, स्पेन के मैड्रिड में एंड होती है, और चाइना के याओ सिटी से स्टार्ट होती है। मेजर सिटीज में इसके पास में फ्रैंकफर्ट वगैरह हो गया, और ये नीस हो गया, बेलारूस की कैपिटल है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, कजाकिस्तान की कैपिटल है, इनसे होती हुई गुजरती है 8000 लंबी। चाइना की जो चाइना यूरोप ब्लॉक ट्रेन जो है वो धरती पे लॉन्गेस्ट रेल रूट है, सरपासिंग द ट्रांस साइबेरियन एंड मॉस्को टू बीजिंग रेलवे। The world's longest railway also crosses through the greatest number of countries, going through China, Kazakhstan, Russia, Belarus, Poland, Germany and France before ending in Spain. तो कितने कंट्रीज हो गए? चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस, उसके बाद में स्पेन। तो कितने कंट्रीज हो गए? 5 6 7 8 कंट्रीज हो गए। तो ये वाली जो लाइन है ये 8 कंट्रीज में है। ट्रांस साइबेरियन जो है ये 1 कंट्री में है, और मॉस्को टू बीजिंग जो है वो 2 कंट्रीज में है। आगे चलते हैं। दिस कोई बता सकता है क्या है? रेल नेटवर्क, वर्ल्ड्स रेल नेटवर्क। कहाँ कहाँ पे है ट्रेन? जहां पर बिजनेस होता है। अलास्का में एक ट्रेन चलती है। सीन इट। ब्राजील, सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, और कुछ इन इलाकों में जहां पर माइंस हैं। किस चीज की हैं? प्रेशियस स्टोन्स की, डायमंड्स की, गोल्ड की माइंस हैं। उसके अलावा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अ लिटिल बिट ऑफ सदर्न पोर्शन। बीच में क्या है? बीच में तो डेजर्ट है, राइट, ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं। नाइल वाले पोर्शन में है। उसके अलावा अगर अपन नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें तो वहां पर ट्रेनें चल रही हैं। चाइना को देखना, जो भी है यही है। यहाँ पर क्या है? टकलामकान डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, इसके अलावा यहाँ पर टिबेटन डेजर्ट है, टिबेटन हाईलैंड्स हैं, लद्दाखियन डेजर्ट है। तो यहाँ पर ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं। पूरा इंडिया जो है वो ट्रेन के जाल से घिरा हुआ है। मैंने अखंड भारत ले लिया है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला पोर्शन होता है, रुको, लेट मी, कौन सा कलर ले? ग्रीन कलर ले ले, ओके। ये जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, इसमें जो भी है ट्रेन, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस के आसपास हैं। जितनी भी मेजर ट्रेन है वो
वहीं पाई जाएंगी, क्योंकि रिवर के पास में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मतलब पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज हैं, गलत तरीके की इंडस्ट्रीज हैं लेकिन है ही थोड़ी बहुत, तो क्या कर सकते हैं उसका। जापान फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, पूरा का पूरा रेल नेटवर्क से कवर्ड है। एंड लुक एट यूरोप। कल अपन ने बात करी थी, यूरोप क्या है, लग्जरी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। लग्जरी कैसे होती है, जब लोगों के पास पैसा आता है। पैसा कहाँ से आएगा, जब आप इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे, और इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की ही जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ही जरूरत होती है। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल हाईटेक इंडस्ट्रीज सब होनी जरूरी है, और सबके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए। सबसे अच्छा लॉजिस्टिक्स को इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए कम डिस्टेंस में ट्रेन की जरूरत पड़ती है। लुक एट यूरोप, लुक एट यूएसए। विकसित भारत बनाना चाहते हैं हम, बनाएंगे बनाएंगे। और मैं बिल्कुल भी इस वक्त ट्रोल नहीं कर रही हूँ, हाँ बन जाएगा, बट इधर ध्यान देते हैं। दिस इज टॉप 10 लॉन्गेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 सबसे लंबी सड़कें। सबसे लंबी सड़क है, अलास्का से स्टार्ट होती है और केप हॉर्न तक जाती है। अगर आपने एक मूवी देखी है, कैमरॉन डियाज है उसके अंदर, और वो हीरो है वो मिशन इम्पॉसिबल वाला, क्या नाम है उसका, टॉम क्रूज। उसकी मूवी है एक, नाइट एंड डे, KNIGHT, नाइट एंड डे। इट्स अ फन मूवी, इंटरेस्टिंग है, एक्शन मूवी है, कॉमेडी है, रोमांस है, सब कुछ है। इस मूवी में मैंने पहली बार इस रोड के बारे में सुना था, पैन अमेरिकन हाईवे। ठीक है, तो वो ऐसे ही बताता है कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन गाड़ी चलाऊं और मैं पैन अमेरिकन हाईवे में अलास्का से शुरू करूं और केप हॉर्न पे जाकर पिकनिक करके आऊं। तो फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा ये कौन सी हाईवे है, तो मुझे आज भी याद है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है पैन अमेरिकन हाईवे, उसके बाद में आती है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में आती है ट्रांस साइबेरियन, फिर आती है वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, उसके बाद में आती है आपका वेस्टर्न चाइना हाईवे जो चेंगडो हाईवे है। उसके बाद में आता है ट्रांस कनेडियन हाईवे, ट्रांस कनेडियन हाईवे के बाद में आता है इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दुनिया की छठी सबसे लंबी हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, चारों सिटीज को ज्वाइन करने वाली, राइट। उसके बाद में आता है चाइना का नेशनल हाईवे 010, फिर आता है यूएस का रूट 20, यूएस का रूट 6 एंड यूएस का रूट 90। ये टॉप 10 रोड्स आपको याद होनी जरूरी है, वो यूं ही पूछ लेते हैं ये। और इस तरह के रॉ फैक्ट्स जो होते हैं ना, दीज आर लाइक फन फैक्ट्स। जैसे मेरे को याद है कि नाइट एंड डे के अंदर मैंने ट्रांस अमेरिकन हाईवे के बारे में, सॉरी पैन अमेरिकन हाईवे के बारे में सुना था। तो दीज आर फन फैक्ट्स, इनको ऐसे ही स्टोरी बना के याद करोगे, याद हो जाएंगे। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल वॉक रोड, एक ऐसी सड़क जहां पर आप बिना रुके, बिना कोई साधन यूज किए सिर्फ पैदल चल सकते हैं। अगर बीच में नदी आएगी तो आपको क्या कहते हैं वो यूज करना पड़ेगा, बोट, बट अदर देन दैट आप यूज चला सकते हैं। मगडान से स्टार्ट करोगे, मगडान रशिया में है, MAGADAN, मगडान। मगडान से स्टार्ट करोगे और साउथ अफ्रीका के केप टाउन के ऊपर इसको ओवर कर दोगे। कंट्रीज बीच में 17 कंट्रीज आते हैं। कितने कंट्रीज आते हैं, 17 कंट्रीज आते हैं। और ये 17 कंट्रीज 6 टाइम जोन्स और दुनिया के साल भर के सभी सीजन्स को कवर करते हुए निकलते हैं। किसी प्लेन बोट की जरूरत नहीं है, सब ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं। इसका लेंथ है 22,387 किलोमीटर्स, और इस पर पैदल चलने के लिए 4,492 आवर्स लगते हैं। अब जैसे भी डिवाइड करना चाहते हो ना, वैसे डिवाइड करो चाहे से। ओके, तो 4,492 घंटे लगेंगे, और किलोमीटर्स कितने हैं, 22,387 किलोमीटर्स। फन फैक्ट फॉर यू, इसको भी याद कर सकते हो, 17 कंट्रीज निकालना मैप के ऊपर, इट्स रियली फन। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि लोग और सामान मूव कर सके, जैसे रोड्स, रेल्स, एयर, सी और पाइपलाइन। इसमें क्या क्या होता है, लैंड आपने कवर कर लिया रोड्स और रेलवे से, वाटर कवर कर लिया शिपिंग से, एयर और इमर्जिंग रूट्स कवर कर लिए हाइपरलूप ट्रेन को लेके। क्या क्या ले सकते हैं, एंशियंट ट्रेड रूट जो कि अपन पहले सिल्क रोड देख चुके हैं, वहां से लेकर मॉडर्न ग्लोबल हब जो है उनको कवर कर सकते हैं। किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज्योग्राफी। अगर लैंड बहुत पतली है और वहां से थोड़ा बहुत पानी अपन को मिल सकता है कि भाई अपन इस लैंड को यहाँ से ब्रेक करके और एक कैनाल फॉर्म बना लें, तो दो बड़ी वाटर बॉडीज को अपन ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सुएज कैनाल है, पनामा कैनाल है। तो कैनाल्स के लिए आपके पास में ज्योग्राफी होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि हाई स्पीड रेल्स हैं। कहाँ पर हैं, इंडिया बुलेट ट्रेन लाने की कोशिश कर रहा है, तो हाई स्पीड रेल आपको कहाँ मिलेंगी, जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन होंगे, ईस्टर्न चाइना, जापान, यूरोप, पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। एनीवे, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। उसके अलावा डिमांड भी तो होनी चाहिए। डिमांड कहाँ से आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगी। रीजंस, ट्रेड ग्लोबलाइज होती जा रही है, तो हमें उस सामान को इधर से उधर मूव करना जरूरी है, और सामान को यूज करने के लिए, सामान को काम कराने के लिए पीपल का मूव होना भी जरूरी है। पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है,
2050 तक धरती पर इंसान की 80% जनता अर्बन एरियाज में रहेगी, तो एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट भी है। इसकी सिग्निफिकेंस, अब ये 90 ट्रिलियन प्लस डॉलर्स ग्लोबल ट्रेड में लगता है, तो अब ये वेरी होने वाली चीजें हैं, तो फिर इसको अपन साइड में कर देते हैं। बट हाँ, ग्लोबल ट्रेड में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। कॉस्ट रिड्यूस होती है अगर आपके पास में एक ऐसा अगर आपके पास में एक ऐसा रूट अवेलेबल है जो कि बिना रुके, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी खतरे के सामान और लोगों को इधर से उधर कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तभी तो लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कंट्री में बहुत ज्यादा हाईवेज, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है। जितना भी सामान इंडिया में इधर से उधर होता है, दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कॉस्टली लॉजिस्टिक्स में से अपन आते हैं। ठीक है, तो हाँ, देश को सड़कों की जरूरत है, चाहे कोई कुछ भी बोले। वी नीड हाईवेज, ओके, वी नीड गुड हाईवेज, ब्रिलियंट एक्सप्रेसवेज, बिना रोके बस 150 की स्पीड पे भाग रहे हो गाड़ियां वगैरह। ठीक है, यस, वी डू नीड दैट। और दुनिया के 24% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रीब्यूट करता है। कनेक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो इसके फायदे भी हैं, कुछ एक दो नुकसान भी मिल जाएंगे। ये है दुनिया का एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लुक एट द वे पीपल मूव, दिख रहा है? ग्लोबल साउथ इसीलिए गरीब है क्योंकि ग्लोबल साउथ को देखो तुम। लुक लुक सॉरी, मैक्सिको भी कवर होता है। लुक एट ग्लोबल साउथ। दिस इज द मैप ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इस लाइन के नीचे वाले जो हैं उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ऊपर वाले जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स में आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्लोबल साउथ जो है इसकी लीडरशिप मिलने की कोशिश हो रही है इंडिया को कि भैया ये मिल जाए अपन को, ये अपनी बात सुनने लग जाए। ये होता है ग्लोबल साउथ। ओके, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इंटरनेट के ऊपर। इंडिया का मैप गलत ही है क्योंकि दुनिया चाइना की सुनती है, इंडिया की नहीं सुनती है। बिकॉज चाइना क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, धमका देता है। इंडिया क्या है? इमर्जिंग कंट्री है, वो अपने पार पड़ती नहीं है। एनीवे, वर्ल्ड का एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और ये है एयरक्राफ्ट यूज होने वाले दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट्स, लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स। डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, आवर्स की बात कर रही हूं। बट ऑब्वियस है कि अगर आवर्स ज्यादा लग रहे हैं तो डिस्टेंस भी तगड़ा ही लग रहा है। ठीक है, सबसे लंबी फ्लाइट है न्यूयॉर्क से सिंगापुर, बिना रुके एक फ्लाइट। न्यूयॉर्क से सिंगापुर दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। नेक्स्ट आता है ऑकलैंड से दोहा, फिर आता है पर्थ से लंदन, दुबई से ऑकलैंड, लॉस एंजलिस से सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर। जी हाँ, इंडिया वाला बैंगलोर, 17 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ओ गॉड। डैलस फोर्ट वर्थ से सिडनी, न्यूयॉर्क से मैनिला, सैन फ्रांसिस्को से सिंगापुर, अटलांटा से जोहानिसबर्ग, अबू धाबी से लॉस एंजलिस, दुबई से लॉस एंजलिस, जेडा से लॉस एंजलिस, दोहा से लॉस एंजलिस, हैदराबाद से शिकागो, टोरंटो से मैनिला, वैंकूवर से मेलबर्न, दुबई से ह्यूस्टन, शिकागो से ऑकलैंड, अबू धाबी से सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका और न्यूजीलैंड, जब ये दोनों कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस तो कवर होगा ही। वर्ल्ड मैप याद है? वेस्टर्न मोस्ट अमेरिका, उसमें भी वेस्टर्न मोस्ट कैलिफोर्निया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, राइट। ईस्टर्न मोस्ट जापान, या फिर न्यूजीलैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पोर्शन। ठीक है, फिलीपींस, ये सब क्या है? ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज का पार्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर डिस्टेंस कवर करोगे तो लंबा ही होगा। टॉप एग्जांपल्स, ट्रांस साइबेरियन रेलवे अपन ने देख लिया, यूएस इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम अपन ने देख लिया है, चाइनीज हाई स्पीड रेल, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, नॉर्दर्न सी राउट आर्कटिक में है, और यही है जो मेल्ट हो गया है, मेल्ट होने लग गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ट्रंप महाशय को दो कारणों से ग्रीनलैंड चाहिए। पहला तो ये एक नया सी रूट ट्रेड के लिए ओपन हो रहा है जिसमें डिस्टेंस कम लगेगा, सेफ होगा, और ऑब्वियसली बात है आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगी। और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑयल, ऑब्वियसली मतलब वो तो है ही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, बीआरआई अब आजकल करंट अफेयर्स में आता नहीं है, मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ। कोई न्यूज आती है तो भुनेश जी वैसे भी बीआरआई को कवर करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। बीआरआई को आपके पास में मोटा मोटी अंदाजा होना चाहिए। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बीआरआई से ही आया है। सो इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दोनों एक साथ अपन लेंगे क्योंकि बीआरआई का ही पार्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना का इनिशिएटिव है, देख लेंगे अपन। ठीक है, अभी तक तो मैं इसको ड्रॉप करके चल रही हूँ। यूरोपियन हाई स्पीड रेल जो आपका टीजीवी और यूरोस्टार बनाती है, और ये बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट करती है। पोर्ट ऑफ शंघाई जो है दुनिया का बिजिएस्ट पोर्ट है, 40 मिलियन से भी ज्यादा कंटेनर्स हर साल यहाँ पर आते हैं। इसीलिए चाइना डेवलप्ड है गाइस, ट्रस्ट मी। चाइना इसीलिए बहुत आगे बढ़ गया, उसने अपने ह्यूमंस को, अपने सिटीजन्स को जानवरों से भी ज्यादा घटिया तरीके से ट्रीट किया, मशीन बना के रख दिया, लेकिन वो पा लिया जो इंडिया अब सोच भी नहीं रहा है ढंग से।
इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि फ्रीबीज देना बंद करो, हर साल 1 ट्रिलियन रुपीस फालतू खर्चा हो रहा है, लेकिन मजाल है कोई कर दे बंद, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। ग्लोबल एयर हब्स, आपके पास में अटलांटा एयरपोर्ट का बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है, 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग उड़ते हैं हर साल वहां से या फिर लैंड करते हैं। न्यू डेवलपमेंट्स में ऑटोनोमस व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एआई लॉजिस्टिक्स हो गए, सस्टेनेबल ऑप्शंस जिसमें आपको ड्रोन्स वगैरह को यूज कर रहे हो, आप ग्रीन पोर्ट्स यूज कर रहे हो डिलीवरी वगैरह के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल ट्विंस के रूप में यूज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए हम 5G नेटवर्क्स को यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को क्लाइमेट गोल्स मीट करने हैं, एआई से हमें डिलेज वगैरह को भी रिड्यूस करना होता है। डिले रिड्यूस कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डाउन जाएगी, अगर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन जाएगी तो आपका सामान भी महंगा कम होगा। और डिस्रप्शन जैसे सप्लाई चेन, पेंडेमिक कोविड के टाइम जो सप्लाई चेन डिस्रप्शन हुए थे उनसे भी अपन डील कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट आपको जीरो करना है, तो ड्रोन से भेज दो, रोबोटिक्स यूज करो, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। सिग्निफिकेंस, एमिशंस वगैरह कम होंगे, एफिशिएंसी बूस्ट होगी, जॉब्स बनेगी, ग्रीन टेक पूरा का पूरा एक नया इंडस्ट्री इमर्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके यही इसमें इंपॉर्टेंस भी है। दुनिया की शिपिंग राउट्स और उनके मेन डेस्टिनेशंस जो बिल्कुल डार्क आपको मरून मजेंटा जो भी कलर इसको बोलते हैं, मैं वो पिंक ही दिख रहा है मेरे को, तो पिंक ही होता है। आई एम नॉट वेरी गुड विद कलर्स गाइस। तो क्वांटिटी ऑफ कंटेनर्स, 25 मिलियन कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं इस रूट से, इस रूट में। लुक एट द वे चाइना इज हियर। चाइना के शहर देखो जहां पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ कंटेनर्स को हर साल ये पोर्ट्स हैंडल करते हैं। नॉट अ सिंगल पोर्ट इज हियर इन इंडिया। आप पोर्ट ऑफ कॉल बनाना चाहते थे केरला में, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं होता है। फिर आपने दूसरा सोचा पोर्ट ऑफ कॉल हम बना देंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। निकोबार में आपने थोड़ा बहुत शुरू करने का क्या सोचा, एक्टिविटी करने की क्या सोची, लोग खड़े हो गए भैया एनवायरमेंट को बचा लो। कहीं वी आर नोवेयर। एनवायरमेंट बचता रहेगा, बाद में बचा लेंगे, पहले हमें डेवलपमेंट की जरूरत है। वी आर नथिंग नोवेयर। तो ये चीज, दिस इज लाइक दिस मैप शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर पीपल जिनको लगता है कि भैया ऐसे ही पेड़ लगा के अपन डेवलप हो जाएंगे क्या। एनीवे, नेक्स्ट इज, ठीक है, अब ये जो जगह है अपन थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से शहरों को मार्क किया हुआ है। सबसे ज्यादा ऑब्वियस ही बात है, अभी अपन ने पोर्ट ऑफ शंघाई की बात करी थी। शंघाई के बाद में सिंगापुर, निंगबो, शेंगजेन, ग्वांगझो, बुसान, हांगकांग, किंगदाओ, टियानजिन। टॉप 9 चाइना के हैं। धरती पे टॉप 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट्स जो हैं उनमें से 9, वो भी टॉप 9 चाइना के हैं। 10th इज दुबई। दुबई के बाद में आता है रॉटरडैम, क्लांग, एंटवर्प, यामिन वापस चाइना आ गया है, काओशुइंग वापस चाइना आ गया है, दालियान, लॉस एंजलिस, ट्वांगजोंग, हाँ तांजोंग पेलेपास वापस चाइना आ गया है, हैम्बर्ग, और उसके बाद में लॉन्ग बीच 20 नंबर। लॉन्ग बीच है आपका कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो ये टॉप 20 आपके पास में पोर्ट का कुछ अंदाजा होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 6 जो कि सब चाइना में है, ठीक है। तो वी नीड दैट। सिंगापुर का जो पोर्ट ऑफ कॉल है जिसपे 36.6 मिलियन कंटेनर्स हर साल डॉक करते हैं, यहां से मूव करते हैं, सबसे कम टाइम लेता है। मतलब आप शिप आई, उस पे क्या कहते हैं, डॉक हो गई, कंटेनर को उठाया, रखा, दूसरा कंटेनर लाना है उसको लाए, रखा, और शिप वापस चली गई। इसी के दौरान शिप में जो भी कोई रिपेयर वर्क है, कोई रेस्ट होता है, किसी की तबीयत खराब है तो कोई मेडिकल अटेंशन है, किसी भी टाइप का कोई आपको फ्यूल की जरूरत है, वट एवर नीड यू हैव, वो इस दौरान पूरी होती है। सबसे कम टाइम एक शिप पोर्ट ऑफ कॉल पे अगर कहीं लगा रही है तो वो है सिंगापुर, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल्स इंडिया के पास में भी हैं, पर 40-40 50-50 दिन के पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं, यहाँ पर घंटों के पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं, ठीक है। तो सिंगापुर के लिए अनदर फन फैक्ट फॉर यू। ये क्या है? द सेम थिंग, ठीक है। ये पोर्ट ऑफ कॉल्स में कहां पर कितने दिन लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, उसकी बात हो रही है। तो ये पोर्ट ऑफ कॉल्स का मैप है और इसमें लग रहे हैं डेज फॉर अ शिप डॉकिंग। अगर कोई शिप कहीं यहाँ डॉक कर रही है तो कितने दिनों के लिए कर रही है। जो बहुत बड़े वाले आपको बल्क दिख रहे हैं, 250 दिन। अब ये पोर्ट ऑफ 250 दिन तक मैम यहाँ क्या कर रही है भाई, ठीक है, उसके पास में दूसरा ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन जो टॉप पोर्ट्स हैं वहीं पर पोर्ट ऑफ कॉल्स भी हैं। सी लुक एट चाइना, ठीक है। यहाँ पर 2 अपने पास में इंडिया में भी हैं, एक चेन्नई में है और एक मुंबई में है। यस, अबू धाबी वगैरह वाला इलाका, दुबई वगैरह वाला इलाका हो गया, कतार हो गया, यहाँ पे यूरोप होना ही होना है, मतलब यूरोप बाय डिफॉल्ट है, ओके। यूरोप और अमेरिका बाय डिफॉल्ट है। लुक एट दिस, पोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पोर्ट ऑफ हेलिफैक्स गल्फ एंड करीबियन एरियाज में है, पनामा में पोर्ट्स हैं, अटलांटिक साउथ अमेरिका में पोर्ट हैं, पैसिफिक साउथ अमेरिका में पोर्ट हैं, उसके अलावा पैसिफिक सेंट्रल अमेरिका जो कि
सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वहां पर है, एल सेल्वाडोर, ला सेल्वाडोर, ये सारी कंट्रीज हैं वहां पे अजीब से। नॉर्थ वैंकूवर में आपको एक पोर्ट मिलेगा, 1 डे का पोर्ट ऑफ कॉल है वहां पे सिर्फ, ठीक है। पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका में आपको पोर्ट मिलेगा, उसके अलावा यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका में पोर्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब दिस आई एक्चुअली कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। टाइम बिताओगे मैप्स के साथ में, बार बार देखोगे, बार बार इमेजिन करोगे सामान कैसे कहाँ पर कैसे मूव करता है, कैसे डेवलप होता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स में कैसे कैसे काम करते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स रियली इजी, ये मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। और ये है पोर्ट ऑफ कॉल्स का ही दूसरा मैप। जी हाँ, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही चीज है, थोड़ा सा कलर्ड मैप के साथ में है ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको प्रॉपर्ली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का अपना इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर होगा। मैं एग्रीकल्चर को अप्रोच कैसे करूंगी, सबसे पहले अपन सॉइल देखेंगे, 20-25 मिनट्स के लिए सॉइल को समझेंगे, और उसके बाद में जो टॉप 10 मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो देखेंगे। तो कौन सी क्रॉप है, कैसी सॉइल चाहिए, कैसा वेदर चाहिए, और क्या उसको हार्वेस्टिंग वगैरह का सीजन होता है, सब कुछ वो देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ फन फैक्ट्स, जैसे व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पता है? पता है तो कमेंट्स में लिखो, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बता ही दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन।